हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करंट स्विच के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ है हेल फायर R9X मिसाइल। बेसिकली यूएस की एक मिसाइल है जो कि एंटी टैंक मिसाइल थी एक टाइम पर अभी रिसेंट में इसके थ्रू एक टेररिस्ट को टारगेट किया गया है। इसके बारे में देखा जाएगा। इसके बाद इंडिया मालदीव के रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसको देखते हैं। एस्ट्रो बी नासा की एक इन्वेंशन है, उसको देखा जाएगा। एनिमल हेल्थ के बारे में देखा जाएगा। डिजिटल गैप ऑफ एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, गति शक्ति विश्वविद्यालय और स्टेटस ऑफ कोल रिजर्व इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ के साथ। तो हेल फायर R9X मिसाइल, इसके बारे में देखते हैं। बेसिकली एक यूएस मिलिट्री की मिसाइल है जिसके थ्रू जो अलकायदा चीफ है प्रेजेंट मतलब थे, अब तो वो खत्म हो गए, उनको मार गिराया गया उनके ही घर में काबुल में। ठीक है, तो ये इसको निंजा मिसाइल बोला जाता है, एक सीक्रेट वेपन। हेल फायर R9X मिसाइल, इसका एक्चुअल नेम तो बेसिकली AGM-114 R9X है, पर हेल फायर इसको बोला जाता है इसलिए क्योंकि ये मिनिमम कोलेटरल डैमेज करता है। मतलब कि जो डैमेज अननेसेसरी नुकसान हो रहा है उसको कम करता है और पर्टिकुलर टारगेट पे ही फोकस करता है। और वो इस तरह से फोकस करता है टारगेट पे कि बीच में किसी भी तरह का डिफेंस होगा उसको भेदता हुआ वो टारगेट को अचीव करता है ना। तो 45 kg का ये जो मिसाइल है, ये हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, हमवीज किसी से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो रेंज रहती है वो मिनिमम 500 मीटर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 11 किलोमीटर्स हो सकती है। पहले एंटी टैंक वेपन था, पर धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करके 1980 में एंटी टैंक वेपन इसको बोला जाता है, पर धीरे धीरे मॉडिफाई करके अब ये इंडिविजुअल्स पे भी फोकस किया जाता है। ठीक है, जवाहिरी जो है ये बेसिकली अलकायदा चीफ थे और इनके ऊपर 25 मिलियन का इनाम था क्योंकि इन्होंने लगभग 3000 लोगों को मारा था। ये बेसिकली ओसामा बिन लादेन के जो साथी थे बेसिकली, है ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें है आप देखोगे हेल्प R9X में, वो ये है कि जब टारगेट को लॉक कर लेता है और उसके बाद उस पर अटैक कर रहा होता है, तो अटैक करने से कुछ मोमेंट्स पहले ही अगर किसी भी तरह का कोई डिफेंस मैकेनिज्म टारगेट और इस मिसाइल के बीच में है ना, तो उसको ये भेद देगा। चाहे दीवार हो किसी तरह की या कोई बुलेट प्रूफ व्हीकल हो, किसी भी तरह का कुछ भी अगर डिफेंस है बीच में तो उसको भेदता हुआ पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एस्ट्रोबी, तो बेसिकली ये एक नासा की नई इन्वेंशन है और 3 ऐसे फ्लाइंग रोबोट्स बनाए गए हैं 12.5 इंच के, जो कि फ्रीली फ्लाई करते हुए एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस स्टेशन पे हेल्प कर सकेंगे। ये माइक्रो ग्रेविटी पे वर्क करते हैं। ठीक है, और इनकी नॉलेज का जो डेटाबेस रहेगा वो बेसिकली जो रोबोट्स ऑलरेडी स्पेस स्टेशन पर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो रोबोट्स हैं, स्पीयर रोबोट बोला जाता है इनको, इनसे नॉलेज एक्वायर करते हुए ये एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प कर सकेंगे। अब माइक्रो ग्रेविटी क्या रहती है, स्पेस स्टेशन पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाती है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो वो माइक्रो ग्रेविटी कहलाती है और उसी के बेसिस पे ये फ्लाई या हवर करते हुए ट्रेवल्स करेंगे अपनी किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प करने के लिए एक ये एस्ट्रोबी नाम का रोबोट बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, पिच ब्लैक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कंडक्ट हो रहा है रिसेंट में, एयर फोर्सेस के बीच में। तो ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स हर 2 साल पे एक इस तरह की एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है, पिच ब्लैक। इसमें 17 कंट्रीज शामिल होती हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दो एक्सरसाइजेस इस तरह मतलब और होती हैं। एक तो बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज होती है ऑसी इंडेक्स, और दूसरी मालाबार है जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान के बीच में, मतलब क्वाड मेंबर्स के बीच में होती है। ठीक है, मालाबार तो अभी पिछले साल हुआ था मालाबार एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया और मालदीव के बीच में रिलेशनशिप, कुछ नहीं, इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर और मालदीव के प्रेसिडेंट ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, एक दूसरे की जो फॉरेन पॉलिसीज है उनको कॉम्प्लीमेंट किया। तो इंडिया का मालदीव से क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं, और इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जिसके बारे में तारीफ की गई है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो मालदीव से रिलेशनशिप है बेसिकली सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। मतलब कि इंडिया ने अभी रिसेंट में इनॉग्रेट किया है मालदीव्स में नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंडिया का इन्वेस्टमेंट बेसिकली
मालदीव्स के सिक्योरिटी पर्पस में हुआ है और इसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंट में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने लगभग 80 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी किया मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट के तौर पर। इसके अलावा 20 और प्रोजेक्ट्स ऐसे चलाए जा रहे हैं। जो 80 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया वो तो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए किया गया है। इसके अलावा जो 20 और प्रोजेक्ट्स हैं वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिशरीज, टूरिज्म, स्पोर्ट्स सब में हैं। तो इन सब में भी इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने मालदीव्स के लिए। इसके अलावा टूरिज्म इंडिया मालदीव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर है। ठीक है, इन मतलब मालदीव्स की इकोनॉमी डिपेंडेंट है टूरिज्म पे, और इंडिया एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानता है मालदीव्स को, तो काफ़ी हद तक इंडिया पर इस मामले में भी डिपेंड हो जाता है मालदीव्स। इसके अलावा एफकॉन करके एक कंपनी जो 2021 में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चालू हुआ था उसमें इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, ये एक इंडियन कंपनी है और ये मालदीव्स में इन्वेस्ट कर रही है करेंटली। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बेसिकली कुछ नहीं है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट सारी कंट्रीज को रहते हैं और इंडिया के लिए स्पेशली हो जाता है जब चाइना और पाकिस्तान जैसे नेबर्स हों, है ना, जो कि हमेशा हार्म करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली चाइना जो इंडियन ओशन में अपना पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही नेपाल और भूटान, बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में लगा रहता है। तो इंडिया हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को जो है बहुत बढ़ावा दिया, जिससे कि सिक्योरिटी लेवल पे भी कॉन्टैक्ट प्रॉपर इस्टेब्लिश हो कंट्री से। इसके अलावा कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या किसी भी तरह का डेवलपमेंट कोऑपरेशन हो, ये सब चीज़ें कंडक्ट इजीली हो सके। ठीक है, कोई भी छूटा ना रह जाए, सब डेवलप होते हैं, क्योंकि जब वीकर इकोनॉमी होती है ना नेबर में, तो उसका इम्पैक्ट बाकी नेबरिंग कंट्रीज पे भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी श्रीलंका जैसे वीक पड़ा है, और इन केस अरे जैसे आप देखो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमेशा से वीक रहा है और इसलिए हमेशा डिपेंड रहा है। किस पे डिपेंड रहा है? यूएस पे और चाइना पे। तो यूएस और चाइना दोनों ही बेनिफिट किस तरह से लेते हैं कि इंडिया में टेररिज्म फैला के रखो, इंडिया की डेवलपमेंट को हिंडर करके रखो, रोक करके रखो, और बदले में पाकिस्तान को टुकड़ों पे पालते रहेंगे। तो पाकिस्तान वो काम कर रहा है। तो इसी तरह से अगर कोई भी नेबरिंग कंट्री की इकोनॉमी अगर वीक है तो वो जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है ना। तो इस तरह से इसमें आप देखिए कनेक्टिविटी के सेक्टर में अगर देखिए तो इंडिया नेबर कंट्रीज में क्या कर रहा है। सार्क में एमओयू साइन किया है एक इंडिया ने, जिसके थ्रू फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी, गुड, लेबर और इंफॉर्मेशन ये सारे इजीली एक्सेस किया जा सकेगा और ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। इसके अलावा पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए अरे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, डायलॉग वगैरह रीजनल डिप्लोमेसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एक ऐसा ग्रुप बनाया गया है जिसके थ्रू एनर्जी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, मतलब मोटर व्हीकल्स, वाटर पावर मैनेजमेंट और इंटर ग्रिड कनेक्टिविटी, इस पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी फोकस किया गया है, मतलब इंडिया फोकस करता है नेबरिंग कंट्रीज पे। और मिलिट्री और डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर ही ली है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो आरबीआई पब्लिश करता है, तो उसमें बेसिकली इंडिया ने इम्प्रूव किया है अभी रिसेंट में। 53.9 से 56.4 हो चुका है ये जो इंडेक्स स्कोर है। ठीक है, तो इसको 3 इंडेक्सेस पे एसेस किया जाता है। पहला तो एक्सेस, फिर यूजेज और इक्वालिटी। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। 97 इंडिकेटर्स बेसिकली टोटल रहते हैं जो इन 3 पे बेस्ड रहते हैं, एक्सेस पे, यूजेज पे और क्वालिटी पे। ठीक है, मेंस के हिसाब से देखना चाहो तो आप ये सब कुछ देख सकते हो। प्रीलिम्स के हिसाब से बेसिकली इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किस पे बेस्ड है। ठीक है, कितने इंडिकेटर्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्चुअल में है क्या चीज़, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के और क्या क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं प्रेजेंटली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल गैप इन एजुकेशन। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी रिसेंट में लोकसभा में एक रिप्लाई दिया है, जिसके तहत ऐसा बोला गया है कि जो डिजिटल टूल्स हैं उसमें जो स्कूल्स का पार्टिसिपेशन है वो 10% से भी कम है, एटलीस्ट 10 स्कूल्स, 10 स्टेट्स में। ठीक है, तो ये क्या है, आईसीटी टूल्स यानी कि डिजिटल टूल्स क्या है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना,
मतलब कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, टैबलेट्स हैं। तो इस तरह की मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी जगह के लिए, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, जिसके थ्रू जो वल्नरेबल सेक्शन के भी लोग हैं उनको भी मतलब कंप्यूटर नॉलेज रहे। गूगल मीट क्या है, गूगल स्प्रेडशीट क्या है, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं, तो मिनिमम कंप्यूटर का नॉलेज रहे। ये बेसिक पर्पस रहता है डिजिटल टूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो डिजिटल गैप क्या है वो देख लेते हैं एक बार को। देखिए, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो इसकी नहीं होती है आईसीटी क्या है, पर लगभग सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। मतलब कि एक कॉमन इंडिविजुअल जो है वो अगर सिस्टम के सामने हो, कंप्यूटर सिस्टम के सामने हो, किसी टैबलेट के या लैपटॉप के सामने हो, या कंप्यूटर के सामने हो, या प्रिंटर के सामने हो, किसी भी तरह का इस तरह गैजेट हो और उसके सामने हो, तो वो कंफ्यूज ना रहे या उसको हेजिटेशन ना हो। तो एक डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव बेसिकली जो है वो आईसीटी टूल्स के थ्रू कवर करने की कोशिश की जाती है ना। अब डिजिटल गैप क्या है, तो बेसिकली कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो दिल्ली है या मुंबई है, इन सब जगहों पर, या आप अगर स्टेट की बात करोगे तो अम, महाराष्ट्र जैसे रीजन्स है, कर्नाटका जैसे रीजन्स है, यहाँ पर ऐसी पॉपुलेशन ज़्यादा है जो डिजिटल टूल्स से ज़्यादा लेन देन जिसका ज़्यादा है, मतलब डिजिटल टूल्स को ज़्यादा यूज़ करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा कर रहा है, डिजिटल डेटा स्टोरेज वगैरह ज़्यादा है, डिजिटल कंजम्पशन उसका ज़्यादा है। और बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड स्टेट्स, उड़ीसा या छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे रीजन्स, बिहार जैसे रीजन्स, यहाँ पर उतना नहीं है अभी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं है डिजिटल एजुकेशन, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कम है। और स्पेशली स्कूल के लेवल पे देखा जाए तो बहुत कम है। तो डिजिटल गैप इसी जो ये जो डिवीजन है, इसी को दर्शाने के लिए अभी रिसेंट में डिजिटल गैप के बारे में बात की जा रही है ना। अब देखो, स्टडी इन 2021 बाय अजीम प्रेमजी फाउंडेशन showed that almost 60% of school children in India cannot access online learning opportunities। मतलब समझ रहे हो कि स्कूल्स में ऐसे हाल हैं कि लगभग 60% स्कूल्स के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं, वो उनको प्रॉपर ऑनलाइन लर्निंग मतलब प्लेटफॉर्म तक नहीं मिल पा रहा है। सुविधाएं इस तरह की है ही नहीं कि वो कुछ भी पढ़ाई ऑनलाइन कर सके, या ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है वो ये तक नहीं जानते हैं। जहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह क्रिएट कर दिया गया तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन या इंटरनेट स्पीड, सिग्नल वगैरह इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। कहीं पर ऐसा भी है कि जहाँ पर मोबाइल डेटा वगैरह या इंटरनेट डेटा वगैरह, इसकी कॉस्ट बहुत हाई दिखती है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं एक्सपेंडिचर उतना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इसके थ्रू क्या प्रॉब्लम होती हैं वो एक बार देखिए। देखिए, पूरे वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता जा रहा है, और डिजिटल वर्ल्ड जो है वो बेसिकली ह्यूमन वर्ल्ड का एक पार्ट बनता जा रहा है ना। तो इस तरह के एजुकेशन जरूरी है आज के टाइम पे, जिसके थ्रू बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, ये चीज़ होना जरूरी है। और इस जगह पर अगर लैग कर रहे हैं तो बहुत ही एक कहते हैं ना अनफेयर सिचुएशन टाइप क्रिएट हो जाती है उन बच्चों के लिए जो टेक्नोलॉजी से उतना यूज टू नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा नहीं पता है। ठीक है, तो उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एज में ये लोग देखिए, आप लैग करना ऑफ कोर्स स्टार्ट कर देंगे अगर कंप्यूटर नॉलेज उतनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं मिल रहा है। और कंप्यूटर नॉलेज इस तरह की चीज़ होती है ना जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करते हुए ही समझ में आता है। अगर आप थियोरेटिकली चीज़ें पढ़ रहे हो सिर्फ ना, तो लिटरली पहली बार आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है ना। इसके अलावा देखिए, अब ये तो एकदम वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस में है कि चाइल्ड लेबर या चाइल्ड ट्रैफिकिंग तक चीज़ें पहुंच जाएं, कि जैसे लोगों को या बच्चों को नॉलेज नहीं है, अगर इस तरह की एजुकेशन से रिलेटेड, डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप देखो, तो डिजिटल गैप जो है, आप परसेंटेज अगर देखो तो 10 जो स्टेट्स है जहाँ पर 10% से भी कम का है रेट अभी प्रेजेंटली,
उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। इन इन लोकेशंस पर आप देखो तो 10% से भी कम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है स्कूल्स में अभी तक में। और जबकि आप देखोगे तो इनिशिएटिव्स कितने सारे चलाए जा चुके हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2 साल पहले चलाई गई थी। इसके अलावा दीक्षा है, पीएम ई वैद्य है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल है। तो ये तो टीवी चैनल ये भी खैर 2020 में चालू किया गया है। स्वयं पोर्टल है, ये भी 2020 का ही है। तो 3-4 सालों में काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं, लेकिन बहुत खास इम्पैक्ट अभी दिख नहीं रहा। हालांकि 3-4 साल हुए हैं, तो अभी धीरे धीरे आने वाले 3-4 सालों में इम्पैक्ट इसका और देखने को मिलेगा। पर सिचुएशन अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खराब है स्थिति, और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चलते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो बेसिकली गति शक्ति जो इनिशिएटिव जो अभी इस बार के जो बजट था उसमें मेंशन किया गया था। तो गति शक्ति से रिलेटेड एक तो गति शक्ति जो है एक यूनिवर्सिटी क्रिएट की जा रही, क्रिएट क्या किया जा रहा है उसको, जो ऑलरेडी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है उसी को तब्दील करके गति शक्ति यूनिवर्सिटी क्रिएट किया जा रहा है। इस तरह से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो हैं, इनको भी कन्वर्ट करके मिनिस्ट्रीज के अंदर लेके स्कीम स्पेसिफिक बनाया जा रहा है उनको, है ना। गति शक्ति जो है बेसिकली इंडिया का जो रोड या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस तरह के जो भी जो रेलवेज है या रोपवे है, इस तरह के जितने भी ट्रांसपोर्ट रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स हैं, वो सबको एक उन सबको एक अम्ब्रेला स्कीम प्रोवाइड कर दी गई है गति शक्ति, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है बेसिकली, और उसकी स्टडी के लिए उसमें और किस तरह का इनोवेशन हो सकता है उसके लिए जो यूनिवर्सिटी क्रिएट की गई है वो गति शक्ति यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टेटस ऑफ कोल रिजर्व। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इन्वेंट्री ऑफ इंडिया, है ना। इसके अंडर में इस बार जो इंडिया का प्रोडक्शन है कोल का वो 352 बिलियन टन से, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पर इंडिया जो है हाईएस्ट रिजर्व नेशन में बिलोंग करता है, 5th प्लेस पर है। और जो प्रोडक्शन हुआ है कोल का वो बेसिकली लो कैलोरीफिक वैल्यू थर्मल या नॉन कोकिंग कोल जिसको बोला जाता है उस टाइप का है। मतलब बेसिकली ये है आपका जो बिटुमिनस कोल होता है उस टाइप का है ये। तो इसको बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है, और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते। इससे कार्बन प्रोडक्शन जो होता है बहुत हाई होता है ना। और इंडिया का बहुत जो कहते हैं ना कि इंडिया के पास रिजर्व ज़्यादा है कोल का, लेकिन उसके बावजूद इंडिया को कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होता नहीं है। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया वगैरह में कई कारखाने वगैरह हैं, या उड़ीसा वगैरह में है, ऐसी जगह जहाँ इनके कारखाने या जहाँ पर इनकी माइनिंग होती है वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है सभी जगहों सभी स्टेशन से, तो पुअर लॉजिस्टिक्स हैं। इसके अलावा अब क्योंकि देखिए सब गवर्नमेंट सेक्टर के पास है, तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो सकता ना चीज़ें, तो इस वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इस पे। कंपटीशन नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया को इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है कोल वगैरह। ठीक है, अगर अब कोल को इतना ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है तो कुछ चीज़ें जो की जा सकती हैं, कोल लिक्विफैक्शन है, कार्बन कैप्चर है, या स्टोरेज करना, यूटिलाइज कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करना। तो कोल लिक्विफैक्शन तो बेसिकली जैसे कोल को लिक्विड फ्यूल्स में कन्वर्ट करके यूज़ करना जिससे कार्बन का एमिशन कम हो जाए, वो है। और कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ये भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो कार्बन का एमिशन है उसको थोड़ा कुछ परसेंट कम किया जा सकता है ना। तो ये थी कोल रिजर्व से रिलेटेड न्यूज़। आज की आखिरी न्यूज़ पे हम लोग, तो रिसेंट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके तहत ऐसा बोला गया है कि 280 मिलियन फार्मर्स इंडिया के जो हैं
वो 1.6 बिलियन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, है ना। और किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, 160 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी इंडिया की जो है डेयरी इंडस्ट्रीज की, और मीट इंडस्ट्री जो है, ये दोनों में ही काफ़ी बड़ा योगदान इंडियन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का है ना। पर इसमें कुछ पर्टिकुलर इश्यूज जो हैं वो भी मेंशन किए गए हैं, जैसे कि जूनोटिक डिजीजेस तमाम जो रिसेंट में फैले जा रहे हैं। अभी मंकी पॉक्स न्यूज़ में आ रहा था काफ़ी टाइम से। इस तरह की बीमारियां वगैरह तमाम फैलती रहती हैं और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है ना। तो इंडिया के रिगार्ड में अगर देखा जाए तो 9,580 ऐसे केसेस निकले हैं जो जूनोटिक डिजीजेस के थ्रू केसेस निकले हैं, है ना। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा वन हेल्थ यूनिट एक इनिशिएटिव चालू किया गया है। इसके बारे में मैंने शायद पिछले हफ्ते की एक वीडियो में इसके बारे में मेंशन किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब धीरे धीरे मैं उनकी लिंक्स वगैरह इसमें ऐड करता रहूँ ताकि आप लोग को ईजी रहे अगर आपको कैचअप करना रहा करे इस तरह के आर्टिकल्स को। और ठीक है, फिर नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशंस या ऐसी कमिटीज़ एनिमल हेल्थ को लेके, इस तरह की तमाम कमिटीज़ बनाई जा रही हैं, डिपार्टमेंट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसके थ्रू जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव की जा सके, जिससे कि हेल्दी लाइव स्टॉक हो और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हेल्थ, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स मैं एंड करता हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ गलत लगे आपको इसमें तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं अगले वीडियो में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।